नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। मेरे साथ हैं बाबा रामदास जी, जो मुझे बताएंगे कि इतना बड़ा आयोजन चल रहा है महाकुंभ का। इतना बड़ा मतलब दुनिया में आके चकाचौंध हो रही है लोगों की कि यार इतने सारे लोग एक साथ कैसे। तो पहले थोड़ी सी उसकी बात करते हैं, लेकिन जो मेरा मेन क्वेश्चन है कि साहब इसके ऊपर सनातन का जो एक धीरे धीरे करके रिवाइवल चल रहा है, उस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है और उसके काफी सारे पहलुओं पे बात हम करेंगे। बाबा जी नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू द शो। जय श्री राम। जय जय श्री जय राम। श्री राम। तो सर ये पहले बताइए, आप अभी तक जो देख रहे हैं महाकुंभ में, कैसा दिख रहा है आपको? बिकॉज जो मतलब लहरें लोगों की और जिस तरह से लोगों का फीडबैक बाहर आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप क्या कहते हैं सर? सर देखिए, मानव इतिहास की सबसे बड़ी गैदरिंग, सबसे बड़ा कॉन्ग्रीगेशन, सबसे बड़ा एक सम्मेलन इतिहास का, आज तो मानवता के इतिहास का सबसे बड़ा है। ये तो एक बड़ा बड़ा जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन हो गया कि भाई चलो बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी है। पर सर इसका जो सांस्कृतिक महत्व है ना, हमारे देश के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, खासतौर पे सनातन धर्म के लिए, वो आज के युग में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। आज जबकि पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, पूरी दुनिया में, और विद्वान लोग तो ये कहते हैं कि इनफैक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, उसकी भूमिका लिखी जा चुकी है और पूरे दुनिया के नक्शे बदलने शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्सेस की रीअलाइनमेंट हो रही है, नए अध्याय लिखे जा रहे हैं, नई संधियां हो रही हैं, नई बातचीत शुरू हो गई है। 20 तारीख को ट्रंप आ जाएगा। सर ऐसे इस मतलब विप्लव काल है ये एक तरह से। इस विप्लव काल में भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहां 45 करोड़ व्यक्ति एक ही जगह पर एक समान उद्देश्य से एकत्रित होकर मानवता को एकता और शांति, एकता और शांति का संदेश दे रहे हैं। पर सर एक बात जान लीजिए, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि शांति आती ताकत से ही है। यूएस का प्रेसिडेंट था ना, कौन सा कहता था कि आज दुनिया में शांति इसलिए है क्योंकि हमारे पास परमाणु हथियार है। तो शांति स्थापित करने के लिए भी पूरी दुनिया में शांति का संदेश भी उसी के मुंह से अच्छा लगता है जिसके पास कुछ माइट हो। तो भारत पूरे देश को, एक पूरे विश्व को एकता और शांति का संदेश दे रहा है कुंभ से। पर सर पर उस संदेश के पीछे भारत के 45 करोड़ लोगों की, 45 करोड़ लोगों की ताकत भी प्रदर्शित हो रही है। और वो इंडिया, मोदी जी ने सारी दुनिया को अपने घुटनों के नीचे जो दबा रखा है ना इस समय, वो सारी दुनिया को एक बात पता है, फिर वो चाहे ट्रंप हो, चाहे एलन मस्क हो, या कोई भी हो, कि जितना वो हमारे यहाँ ना एक ठाकुर साहब थे, तो वो उनको फॉरेस्ट गार्ड बना दिया आंध्र प्रदेश में। तो किसी उनके रेंजर ने कुछ बोला तो उस रेंजर को ठाकुर साहब ने बोला कि अबे ओ चले, जितना तेरा जंगल है ना, इतना तो मेरे यहाँ परती छुटा हुआ है। परती मतलब वो जमीन जो कि हम पुराने जमाने के जमींदार जोत नहीं पाते थे, उसको बुआई नहीं कर पाते थे, तो ऐसे ही छूट जाती थी वो।
पुराने जमाने की एग्रीकल्चर में, जमींदारी में। तो कहते जितना बड़ा ये तेरा पूरा जंगल है, इतना तो मेरा परती छोटा हुआ है। तो सर मोदी जी, वो कहते हैं ना, जब वो ट्रम्प ने कहा था कि ये तो वेरी हार्ड बार्गेनर, वो मोदी जी ट्रम्प को यही तो समझाते होंगे, पूरे यूरोप को और ट्रम्प को, कि ये जितने तुम्हारे सारे दिखाई दे रहे हैं ना, इतने तो मेरे देश के एक कोने में रहते हैं। और एक फेस्टिवल में जाते हैं, आराम से सब प्यार से हाँ, रहते हैं। तो ये जितने तुम्हारे यहाँ हैं, इतने तो हमारे यहाँ 3 दिन में आगे नहा के चले जाते हैं। और सर मेरे एक दोस्त आए अभी कनाडा से, वो बता रहे थे कि यार कनाडा में जीवन बहुत मुश्किल है। तो मैंने पूछा ऐसा क्या दिक्कत है? तो बोले यार वहां कुछ है ही नहीं। तो मैंने पूछा क्या मतलब है ही नहीं, मतलब? बोले अबे वहां ना खाने को है, ना रहने को है, ना सोने को, कुछ है ही नहीं। मैंने कहा आखिर क्यों नहीं है? बोले आदमी नहीं है, बनाएंगे किसके लिए? पूरे कनाडा की पॉपुलेशन ही 3 करोड़ है। कहते हैं बसें वहां नहीं चलती, ट्रेनें वहां नहीं चलती, ट्राम बस, रिक्शे, ट्रालियां, ई रिक्शा, वहां चलता ही नहीं कुछ। अपनी गाड़ी रखो जिसको रखनी है, नहीं तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। यहाँ तो घर से बाहर निकलो तो 3 ई रिक्शा खड़े होते हैं। सर वी हैव गॉट 140 करोड़ पीपल। तो इतनी बड़ी मैन पावर जिस राष्ट्र के पास है, और सर हमारा जो मिडिल क्लास का जो साइज है, हमारा मिडिल क्लास का साइज का मतलब मैं ये मानता हूं कि एक आदमी जो कि स्मॉल साइज कार खरीद सके, उसको मैं आजकल, हमारा इंडिया का आज का जो लोअर मिडिल क्लास है, वो एक छोटी कार अफोर्ड करने लग गया है ना। मतलब एक 25 से 30 हजार रुपए कमाने वाला परिवार धीरे शहर में धीरे जो रहता है, खरीदते हैं लोग है? सब। प्राइमरी प्राइमरी नहीं होता, बट फैमिली को लेके हाँ, जाने के लिए कभी संडे वनडे को। हाँ। तो सर उसका टोटल नंबर होगा 40-45 करोड़ इंडिया में। तो पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका हो गया। तो बाइंग, आज जो बाइंग कैपेसिटी इंडिया के पास है, तो वो सर जो 45 करोड़ लोगों की जो ताकत है भाई, भाजपा का वोटर भी है 45 करोड़ के आसपास। 65 करोड़। कुंभ में आ गया 45 करोड़। और इंडियन मिडिल क्लास की संख्या भी लगभग वही 60-65 करोड़ है। हमारा जो मिडिल क्लास है, 1 मिनट सर, वो मेरे पपीज आ गए और उन्होंने घर में जो है ना पूरा हड़कंप मचा। उनको भी पता है मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो सर बात यह कि 45 करोड़ लोग जब एक ही उद्देश्य से, एक ही संकल्प के साथ, हिंदुत्व के एक ही धागे में पिरोए हुए, एक छोटे से पीरियड में सर एक जगह आके अगर एक रिचुअल में भाग ले रहे हैं, तो सर ये देश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक। इतनी अरे बड़ी संख्या में लोग, अच्छा आप अभी जा नहीं पाए, आप, मैं भी नहीं जा पाया, तो सर 45 करोड़ तो चले गए, पर 45 करोड़ ऐसे भी है जिनका मन वहीं अटका हुआ है, जा नहीं पा रहे। क्यों? ऐसी भी तो बहुत भारी संख्या है बहुत जो हो जाना गई, तो चाहती है पर जा नहीं पा रही। दूर हैं थोड़ा। हाँ, परिस्थितियां अलाउ नहीं करती। कुछ लोग इतनी हाँ, भीड़ में है, उतना पैदल नहीं जा चलना सकते। अफोर्ड नहीं करते। बहुत सारी परिस्थितियां होती है सर। 50, 60, 70, 80 करोड़ लोग, ये हिंदुत्व की ताकत है, सनातन की एक ताकत है। और सर एक बात तो आप मान लीजिए, दुनिया में
चाहे कुछ कर लीजिए, आपके पास चाहे कितना ही बड़ा संसाधन हो, आप कितनी बड़ी इकोनॉमी हो, आप कितनी ही बड़ी मिलिट्री माइट हो, इफ यू डोंट हैव पीपल, अगर लोग ही नहीं है, जनता ही नहीं है, प्रजा ही नहीं है, तो वो राज्य किस काम का और वो राजा किस काम का। करेक्ट। इसका दूसरी तरफ का पहलू देखें सर, राम मंदिर भी बना था, करोड़ों लोग मतलब घरों में बैठ के देखा, कई तो कितने रोए, इमोशनल रिस्पॉन्सेज हमने देखे, लेकिन हम लोग भूल भूल बहुत जल्दी जाते हैं। मेरे को ये एक चक्कर है सर। तो मुझे ये बताइए बाबा जी कि राम मंदिर हो गया, ये मतलब 144 साल में दोबारा नहीं होगा, ये वंस इन अ लाइफ टाइम है, इसके बाद कोई ऐसा है नहीं जिसने 2 बार ही देखा हो ये। तो ये सब होने के बाद जमीन पे क्या आप देखते हैं कुछ कलेक्शन आएगी, कुछ लोग बोलेंगे यार साथ में रहते हैं अब भैया, हो गया टाइम अपना? सर कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, हम्म। पर जमीन के ऊपर सतह पे नहीं दिखाई देती, पर अंदर अंदर हलचल हो रही होती है। सर ये जो आज जो भारतीय समाज में, हिंदू सनातनी समाज में जो अंदर अंदर जो चर्निंग चल रही है ना सर, वो थोड़ा सा समय लेगा बाहर आने में। वो मक्खन बिलोया जब जाता है तो शुरू में समझ में नहीं आता, लोगों को लगता है ऐसे ही पानी, ऐसे ही हिला रहे हैं दही को, खाम खा हिला रहे हैं, शुरू में यही लगता है, परंतु बाद में फिर वो सारा मक्खन इकट्ठा होकर ऊपर तैरने लगता है। सर ये इस वक्त हमारी जो चेतना है ना, कॉन्शियसनेस जो हमारी हिंदू सबकॉन्शियसनेस, जो हमारी ये अवचेतन मस्तिष्क में हमारे अंदर बहुत सारी बातें दबी हुई, छुपी हुई सुषुप्तावस्था में रहती हैं, हमको लगता है नहीं, पर सर वो होती हैं अवचेतन में, और वो अंदर अंदर चल रही होती हैं, वो जीवित भी होती हैं। हाँ, वो सामने बाहर नहीं आती, परंतु सर वो चर्निंग चलती रहनी चाहिए, आज नहीं तो कल वो बाहर आएगी। तो सर ये जो राम मंदिर का बनना है ना, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और मैं एक बात बताऊं सर, 150 साल, 100-200 साल या 1000 साल किसी ऐसी सभ्यता के लिए जिसकी वाकई जड़ें बहुत गहरी हो, जिसका बहुत समृद्ध इतिहास हो, उसके लिए 100-200 साल का जो कालखंड होता है वो बहुत छोटा सा होता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। लोगों को ये गलत फहमी है, ये गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है कि हमने 1400 साल तक मुसलमानों की गुलामी की, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं थी। सच्चाई यह है कि एक एक मुस्लिम इन्वेजन जब पहला जो हुआ है, उसके बाद 150 साल तक भारत में शांति रही है। और 150 साल का पीरियड कोई छोटा पीरियड नहीं होता था। तो 100-100, 200-200 साल के ऐसे गैप्स आए हैं, और गैप तो सर 10-20-50 साल का भी बहुत बड़ा गैप होता है। तो ऐसी बात नहीं है, जो कौम होती है, जो जो सभ्यता होती है, उसके लिए सर ये 10-20-50 साल का पीरियड बहुत छोटा सा पीरियड है। और मैं आपको बताऊं कि राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ 90s में, अर्ली 90s, 88, 89, 90 में शुरू हुआ सर। उसकी परिणति होते 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 2022 आ गया। इट टुक ऑलमोस्ट 30 years। 24 में जाके प्राण प्रतिष्ठा हुई फिर। हाँ, 32 साल। पर सर एक बात बताऊं अब, पर और इसकी लड़ाई हमें लड़नी पड़ी 500 साल। पर सर वही वही बात है कि जो पहली उड़ान थी ना राइट ब्रदर्स की, वो सिर्फ it covered a distance of I think 110 meters and it was
एयरबोर्न फॉर ओनली 12 सेकेंड्स। पर उसने एक मेंटल बैरियर था, मनुष्य के दिमाग में एक बैरियर था, मनुष्य ये मानता था कि हवा से भारी कोई चीज उड़ नहीं सकती। राइट ब्रदर्स ने खाली वो बैरियर तोड़ा था, अदरवाइज उसकी मशीन तो सिर्फ 100 मीटर उड़ने लायक थी। पर जैसे ही मानवता का, ह्यूमन मैनकाइंड का ये बैरियर टूट गया उसके दिमाग से कि नहीं नहीं, कुछ हवा से भारी कोई चीज उड़ ही नहीं सकती, उन्होंने दिखा दिया नहीं यार उड़ सकती है, देखो उड़ रही है। तो जैसे ही ये बैरियर टूटा, मैंने सुना है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, कि 4 साल में तो अटलांटिक क्रॉस कर दिया था, 4 या 6 साल में। 1904 के आसपास राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान हुई थी, और 1914 में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, और उसमें तो बॉम्बर्स उड़ रहे थे। तो सर, जो पहला बैरियर क्रॉस करने में टाइम लगता है, आदि सर, वो किसी भी मल्टीनेशनल, जो जो 500 या वो जो होती है ना, वो फॉर्च्यून 500 कंपनियां, उनका आप इतिहास उठा के देख लीजिए, तो जो फर्स्ट बिलियन या फर्स्ट मिलियन कमाने में ही सबसे ज्यादा मेहनत होती है, उसके बाद तो फिर ऐसे बनते चले जाते हैं और रोज 1 बिलियन कमाती है फिर वो कंपनियां। सर, ये राम मंदिर का भी जो ये संघर्ष था ना, ये सिर्फ राम मंदिर का संघर्ष इतना लंबा चला है, बाकी सारे नहीं चलेंगे सर। उसके बाद तो अब ये पॉपकॉर्न की तरह फूटेगा, पॉपकॉर्न को भी फूटते देखा है। सर, ये पॉपकॉर्न की तरह पॉप करेंगे आप, पड़ 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 पड़, और आपको लगेगा अरे यार ये तो 10-20 सालों में सारा ही रिवाइव हो गया। चलिए सर, होप करते हैं। मैं तो आखिरी में राम आपसे मंदिर में तो वो, राम मंदिर इज लाइक द फर्स्ट फ्लाइट, राइट ब्रदर्स की जो पहली, उसने वो खाली, हमने ये बैरियर तोड़ दिया कि हम मुसलमानों के हाथों खोई हुई अपनी जमीन, अपना मंदिर वापस ले सकते हैं, खाली ये बैरियर तोड़ दिया आपने, बाकी तो सर चुटकियों का काम है। सर मुझे ये बताइए सर, गवर्नमेंट की तरफ से आखिरी में ये पूछूंगा 2-3 मिनट में, गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से योगी साहब का ऑर्गेनाइजेशन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सिक्योरिटी और ये चीज़ों के बारे में चीज़ें रही हैं वहाँ पर। अभी तक तो भगवान की दया से सब कुछ पीसफुली जा रहा है, और मेरे मेरे एक ही दुआ है कि आराम से निकल जाए, एक ही प्रार्थना है, आराम से सब कुछ निकल जाए, सब खुशी-खुशी, और एक जो मार्क होता है ना दुनिया में एक हिस्ट्री का, कितना बड़ा, इतने सारे लोग आए, इतना सब कुछ हुआ और फिर भी सब शांति से। और ये एक सनातन का एक मैसेज जाएगा दुनिया के अंदर कि देखो यार, ये होता है डिसिप्लिन। जोश में भी बिल्कुल होश नहीं खोआ किसी ने। तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि सरकार की तरफ से जो चीज़ें कही गई हैं, ग्राउंड पे तो ठीक ठीक है। नैरेटिव के हिसाब से मोदी साहब और योगी साहब की तरफ से जो चीज़ें करी गई हैं, उसके बारे में ज़रा थोड़ा बताइए। आपको लगता है कि अच्छा काम किया है कि नहीं किया? मैं आपका सवाल समझा नहीं, किस रेफरेंस में आप ये पूछ रहे हैं? नैरेटिव सर, नैरेटिव। ग्राउंड पे तो सर मतलब कमेंडेबल एफर्ट है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने वहां पर काम करा, ग्राउंड पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता। बट मेरा सवाल नैरेटिव का है सर, क्या ये नैरेटिव पुश करने की कोशिश की जा रही है हमारी मोदी सरकार से और योगी सरकार की तरफ से? सर, नैरेटिव के मामले में ना, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि नैरेटिव की लड़ाई में अभी हम उतने चालाक या उतने तेज नहीं हुए हैं जितना ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, या ये जो जॉर्ज सोरोस वाला जो गिरोह है, और इनके जो ये गिरोह, ये स्पेशली कांग्रेस का जो नैरेटिव बिल्ड करने की, वामपंथियों की और इन कांग्रेसियों की और ये लिबरांडुओं की और इन वोक्स की जो क्षमता है ना, वो अभी हमारे अंदर नहीं आई है। सर, वो पता नहीं कौन सी एक फिल्म का डायलॉग था ना, कि मेरे से लड़ने की हिम्मत जिगरा तो ले आओगे, मेरे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे।
सर नैरेटिव बिल्ड करने के मामले में जो वामपंथियों का और ये लिबरल्स का और वोक्स का और लिब्रांडुओं का जो कमीनापन है ना सर, उतना कमीना कोई सनातनी हो ही नहीं सकता सर। कमीनेपन में हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये तो मानना पड़ेगा आपका। तो सर नैरेटिव की लड़ाई में अभी हम इनसे बहुत पीछे। जो नैरेटिव ये चुटकियों में खड़ा कर देते हैं, उसको खड़ा करने में हम लोगों को बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। ये तो, और मैं ये, हालांकि सोशल मीडिया के आने से काफी फर्क पड़ा है। और वो एक बार मुझे याद है, हम लोग दिल्ली में एक सोशल मीडिया मीट हो रही थी, तो उसमें अमित शाह जी आए हुए थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप सब, हम लोग सब बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी यहाँ पे साइबर सेना बैठी हुई है, साइबर योद्धा है आप लोग। तो सर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो इंटरनेट हिंदू का जो नाम दिया था ना, सागरिका घोष ने शायद ये टर्म कॉइन किया था, इंटरनेट हिंदू। तो सर निश्चित रूप से राइट विंग जो साइबर सेना है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, परंतु नैरेटिव के मामले में अब भी सरकार को, संघ को, बीजेपी को या संगठन को, अभी हम नैरेटिव में बहुत पीछे हैं। जो संसाधन हमारे पास हैं या जो मैन पावर है, वर्कफोर्स है, उससे हम जो काम ले सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत है हमारे पास, परंतु उसका सही उपयोग मुझे लगता है कि सरकार कर नहीं पा रही है। सरकार को नैरेटिव बिल्ड करने में अभी थोड़ा और प्रयास करने की जरूरत है। और अभी आई एम नॉट हैप्पी विद द नैरेटिव बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट या राइट विंग की। हमें इसको, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोग जो है रेटोरिक पे ज्यादा फोकस करते हैं, फैक्ट्स पे कम करते हैं। हमको फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है। जो राइट विंग का अभी जो साइबर आर्मी है, वो रेटोरिक पे ज्यादा फोकस कर रही है, परंतु फैक्ट्स, फिगर्स, इस पे मात खाती है, कमजोर है थोड़ी सी। मैं नाम तो नहीं लूंगा, पर एक व्यक्ति है जो कि आज से कुछ महीना पहले तक वो सेक्युलर गिरोह का बड़ा जबरदस्त नैरेटिव बनाने वाला आदमी था, फिर पता नहीं कैसे वो अब जो है वो राइट विंगर हो गया है। सर उस आदमी की नैरेटिव बनाने की क्षमता का मैं कायल रहा हूं हमेशा, हालांकि मैं उसको बहुत गाली देता था, पर मैंने एक चीज देखी है, वो आदमी इतना, और वो फैक्ट्स और फिगर्स का इतना बेहतरीन इस्तेमाल करता है, और नैरेटिव कैसे बनाया जाता है ये हम उससे सीख सकते हैं। पर एक चीज है सर, ये योगी जी ने निश्चित रूप से एक नई राह दिखाई है। हमारी जो बीजेपी की हाईकमांड है वो बड़ी पॉलिटिकली करेक्ट रहने की, या पता नहीं क्यों मीडिया से बहुत ज्यादा डरने की, या बहुत ज्यादा, है ना, वो वही बात है, पॉलिटिकल करेक्टनेस, या उस पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। योगी जी का जो कार्यशैली है उससे लोग ज्यादा इंप्रेस होते हैं, एंड आई थिंक योगी इज डूइंग ए वेरी गुड जॉब, इसलिए हम लोग योगी के प्रति ज्यादा होपफुल रहते हैं। बात तो सही है सर आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपने मेरे को थोड़ा टाइम दिया और ये सब चीजें समझाई। नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड जय श्री राम। थैंक यू आदि भाई, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।